अस्सलाम वालेकुम जी। आज टॉपिक की तरफ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपने ब्रोमिनेशन करवानी हो बेंजीन रिंग की तो हम किस तरह से करवा सकते हैं। एक बात तो श्योर है कि ब्रोमिनेशन में भी तो जनरल मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, वही फॉलो हो रहा होता है। अनयूजुअल या स्लाइटली अनयूजुअल क्या हो सकता है कि ब्रोमीन इटसेल्फ इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का नहीं होता कि वो बेंजीन के साथ रिएक्ट कर सके। इसका क्या मतलब है कि अगर आप प्लेन ब्रोमीन डाल दो बेंजीन के साथ एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, तो इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। क्योंकि दिस ब्रोमीन इज़ नॉट इटसेल्फ इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो इलेक्ट्रोफिलिक कैसे हो सकता है नेचर में? हम लोगों ने जो पहले रिएक्शंस डिस्कस किए हैं, लाइक सल्फोनेशन किया है, नाइट्रेशन किया, तो उसके अंदर आपने देखा है कि बाकायदा NO2 नाइट्रोनियम आयन की स्पीशीज जनरेट होती थी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और फिर इस वजह से बेंजीन 2 के कम न्यूक्लियोफिलिक था लेकिन फिर भी वो अटैक कर लेता था उसके ऊपर। अब इस वाले केस में क्या होगा कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल Br पॉजिटिव जनरेट करना चाह रहे हैं सिंपल ब्रोमीन से, Br2 से Br पॉजिटिव, तो आपको पता है कि जो हेलोजेंस होते हैं ये सेल्फ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल के और एक्सपेक्टिंग कि दिस वुड बी स्टेबल और फिर रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन सिचु हम लोगों को कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करनी है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं ये चार्ज डेवलप हो जाए, लेकिन सॉलिडली ब्रोमीन के ऊपर नहीं होगा ये। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? उसके लिए हम लोग एक लुइस एसिड स्ट्रॉन्ग किस्म का यूज़ करते हैं जिसको आप आयरन ब्रोमाइड भी कहते हो, फेरिक ब्रोमाइड भी कहते हो। और ये जो हम लोग यूज़ करेंगे आयरन ब्रोमाइड, ये बेसिकली इस रिएक्शन को कैटालाइज करने का काम करेगा। किस तरह से? यहाँ पर देखिए, जो आप स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल स्टेप 1 में स्टडी करते हो मैकेनिज्म में कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो आपने ब्रोमीन लिया और उसके साथ आपने कैटलिस्ट यूज़ किया। बेसिकली ये कैटलिस्ट की नेचर क्या है? दिस इज़ अ लुइस एसिड। लुइस एसिड का काम ये होता है कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करना, लोन पेयर इसको मिल रहे हैं इस ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और आपको इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली आयरन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसके ऊपर सफिशेंसी के फॉर्म में नेगेटिव अपीयर हो जाएगा, दिस ब्रोमीन इज डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ऑब्वियसली दैट विल बिकम पॉजिटिव। अब अगर आप देखो तो ये ब्रोमीन पॉजिटिव है और इसके साथ वाला जो ब्रोमीन है ऑब्वियसली इसके ऊपर भी स्लाइटली ये डेफिशिएंसी अपीयर हो गई है, क्योंकि ये ब्रोमीन ऑलरेडी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव था ही, क्योंकि इन दोनों के बीच में है पहले तो कोई पोलैरिटी डिफरेंस था ही नहीं ना इस केस के अंदर, लेकिन इस केस के अंदर पॉजिटिव आ गया तो इसके कॉन्टेक्स्ट में इसके ऊपर भी डेफिशिएंसी अपीयर हो जाएगी। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम लोग ये बात पढ़ते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब आप देखो तो सेकेंड स्टेप के अंदर अब ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई है, कॉम्प्लेक्स बना है जिसके अंदर कहीं ना कहीं Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एंड Br बॉन्ड इज दस बिकमिंग वीकेंड। तो इस वीकनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि अब बेंजीन अपने किसी भी पाई इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूटेड है तब मैं वर्ड किसी भी यूज़ कर रही हूँ, तो किसी भी पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा, और आपने इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक नहीं करवाना है, आपने इस एंड के ऊपर अटैक करवाना है, बिकॉज दिस ब्रोमीन Br पॉजिटिव इज नाउ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग फ्रॉम दिस ब्रोमीन। तो जब विदड्रॉल इफेक्ट चल रहा है तो फिर ऑब्वियसली इसके ऊपर अटैक होना है और ये अपने इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को दे देगा और इनको इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाना है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर देखें, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है और you will see a positive charge on either this carbon or this carbon and or then this carbon। तो ये बेसिकली रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं, आप इसको बहुत प्रैक्टिस कर लें, हम बहुत दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। और अब आपको साथ में किसका कॉन्जुगेट बेस पे मिल रहा है? FeBr4। ओके, अब इसने क्या फंक्शन करना है ये आपको पता है। अनस्टेबल फॉर्म के अंदर इस तरह से हो जाता है कि अब आयरन के गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा हो गया है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, Br नेगेटिव है एंड इट इज़ ट्राइंग कि किसी तरह से कहीं से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करे, और जो वापस आपने कैटलिस्ट डाला था आयरन ब्रोमाइड की फॉर्म में
वो आपको रिलीज़ होकर सिस्टम में से मिल जाए। और अगर आयरन ब्रोमाइड मिल रहा है तो उसके अंदर और इसके अंदर क्या फ़र्क है, एक ब्रोमीन की कमी है और एक Br को यहाँ से क्या चाहिए होगा, एक H, इसका मतलब है कि HBr की फॉर्मेशन हो रही है वापस, ये कैटलिस्ट सिस्टम में रिलीज़ हो जाएगा। लास्ट वन, स्टेप 3, लॉस ऑफ अ प्रोटॉन गिव्स द प्रोडक्ट। और उस लॉस ऑफ प्रोटॉन के अंदर इस जो आपने लुईस एसिड यूज़ किया था इसकी कॉन्जुगेट बेस टेक पार्ट कर रही है, फाइन, और आपको ब्रोमोबेंजीन, HBr एंड आयरन ब्रोमाइड वापस मिल गए हैं। ये आपका कैटलिस्ट भी जनरेट हो गया। वंस अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि आपने किस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो जो कार्बोकैटाइन की एडजेसेंट पोजीशन पे होगा आपने उसकी एब्स्ट्रैक्शन करवानी है, फाइन, ओके। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो आप ओवरऑल दो स्टेप्स देख रहे हो ना, एक आप देख रहे हो हाँ क्या देख रहे हो, एक आप लोग देख रहे हो सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और दूसरा आप देख रहे हो लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो उसका मतलब ये कि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है इट वुड बिहेव एज ए इंटरमीडिएट, फाइन। अगर हम लोग इस चीज़ को इस डायग्राम के थ्रू समझें, इस डायग्राम को पहले देख लो, ओके। यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल गिवन है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स एंड एनर्जी, एंड ये आपकी बेंजीन थी, इस पे आपने ब्रोमीन आयरन ब्रोमाइड को ऐड किया रिएजेंट्स के तौर पर। वेल, ब्रोमीन इज़ अ रिएजेंट, आयरन ब्रोमाइड इज़ नॉट अ रिएजेंट, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस इज़ अ कैटलिस्ट। रिएजेंट और कैटलिस्ट में फ़र्क क्या होता है, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में एट द एंड यूज़ अप नहीं होता, वो रीजनरेट हो जाता है। रिएजेंट जो होता है वो यूज़ हो जाता है, फाइन, अपनी जिस फॉर्म में आपने डाला था उसी फॉर्म में आपको नहीं मिलता है वापस। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पहला इंटरमीडिएट मिल रहा है, पहला और आखिरी इंटरमीडिएट मिल रहा है जो कि सिग्मा आयन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, ओके। अब देखें इससे यहाँ पर जाने के लिए यू नीड एनर्जी, ये इसका मतलब है कि जो इस इंटरमीडिएट तक ले जाने वाला रास्ता है वही रेट लिमिटिंग होगा, क्योंकि उसके रास्ते में आपको एक हाई, दी मोस्ट हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट नज़र आ रही है, फाइन। और इस वजह से ये क्या होता है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक इस वजह से भी होता है कि आप एक स्टेबल चीज़ से एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट को बना रहे हो, दो कि हम कहते हैं कि दिस is then again stabilized by 3 resonating or 4 resonating whatsoever, जितने structures पे depend कर सकते हैं, but still अगर हम इसकी और इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करें देन यू विल गेट नो कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन के बीच में रेजोनेट कर रहे थे, यहाँ पर आपने एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन। एनर्जी आपको बता रही है हाई एनर्जी लो एनर्जी, फाइन, एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो जो आपको ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रिलीज करके दे रहा होता है, मतलब लॉस ऑफ प्रोटॉन होने से और प्रोडक्ट मिल जानी है, तो उसके लिए हम ट्रांजिशन 2 को देखते हैं। और ट्रांजिशन 2 को अगर आप देखो तो वेल ये एनर्जी में हाई है इंटरमीडिएट और इससे मिलने वाला प्रोडक्ट एनर्जी में बहुत लो है, तो उसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए इसने एनर्जी को रिलीज़ किया है। और एनर्जी रिलीज़ करने वाले प्रोसेसेस होते हैं एक्सोथर्मिक, और इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस फास्ट होते हैं, तो दिस शुड नॉट बी रेट लिमिटिंग स्टेप एंड दिस इज़ फाउंड टू बी द केस। ये रेट लिमिटिंग नहीं है, फर्स्ट स्टेप इज़ रेट लिमिटिंग। और अगर हम लोग ओवरऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी डिफरेंस को देखें तो इन दोनों के अंदर -45 किलो जूल एनर्जी का डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और बातें जो यहाँ डिस्कस हुई हुई हैं वो देख लें। यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली एनर्जी वैल्यूज़ बता दी हैं कि सेकेंड स्टेप एक्सोथर्मिक है, फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक है, बट ओवरऑल द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक, मतलब जितनी एनर्जी इसको चाहिए थी इंटरमीडिएट बनाने के लिए और फिर इसने जितनी एनर्जी रिलीज़ करके प्रोडक्ट बनाया है वो रिलीज़ एनर्जी का ज़्यादा है, तो ओवरऑल ये एक्सोथर्मिक है। कितनी एक्सोथर्मिक है ओवरऑल, तो ये 45 किलो जूल पर मोल और 0.8 किलो कैलोरीज पर मोल इसकी एनर्जी एक्सोथर्मिक में जा रही है, ओके। अगर हम बेंजीन को कंपेयर करें किसके साथ, अल्कीन्स के साथ, तो क्या सिनेरियो समझ में आता है। क्यों क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बेंजीन के अंदर भी हमें इस किस्म का कहीं ना कहीं पार्ट नज़र आ रहा था, दो के एक डबल बॉन्ड यहाँ भी था और एक डबल बॉन्ड यहाँ भी था, तो मतलब 3 अल्कीन्स नज़र आ रहे थे हमें एक सिस्टम में बेंजीन के। तो अगर हम एक बॉन्ड को स्टडी करें उठाकर और उसको कंपेयर करें अल्कीन के साथ, तो क्या सिचुएशन है यहाँ पर और बेंजीन में, तो वेल बेंजीन इतना रिएक्टिव नहीं है जितने अल्कीन्स रिएक्टिव होते हैं।
इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि हमें पता है कि बेंजीन तो स्टेबल बहुत होता है, इस वजह से वो कम रिएक्टिव होता है। ओके, अगर वह अल्कीन्स हों और आप ब्रोमिनेशन रिएक्शन करवाना चाह रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ रिएक्शन हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, एंड यू सी कि यहाँ पे हमने किसी किस्म का कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया है और आपको एक प्रोडक्ट मिल रही है। वेल, इस प्रोडक्ट, आई एम एज्यूमिंग ये चीज़ें आप लोगों ने किसके अंदर पढ़ी होंगी? आई गेस आप लोगों के 5th सेमेस्टर का कोर्स है ये, शायद, आई एम नॉट श्योर। एनीवे, यहाँ पर आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगी। मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये आउट ऑफ स्कोप है आपकी अभी के सिलेबस से। तो अगर हम इस प्रोसेस के लिए एनर्जी देखें तो वो आपको मिलती है तकरीबन, ये एक्सोथर्मिक होता है बाय 121 किलो जूल, और वहाँ पर आपने देखा था कि ओनली 45 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर ये काफ़ी एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो जब रिलीज़ करे तो अपनी एनर्जी इतनी हाई होगी ना इनिशियली, और बेंजीन की तो इनिशियली इतनी एनर्जी इटसेल्फ हाई नहीं थी, तो फिर ओवरऑल उसका एक्सो भी बहुत कम में जाना है। ओके, एंड दिस इज़ योर डायग्राम विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। अब कंपेरिजन आ रहा है। हाँ, क्यों ये ओपन हो रही हैं नीचे से टैब्स? आई डोंट नो। ओके, बेंजीन लिया, ब्रोमीन लिया, और अगर आप इसका सेम रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो जैसे आपने एल्कीन के साथ देखा था कि इसको भी इतनी एनर्जी रिलीज़ करके दे देनी चाहिए 8 किलो कैलोरीज के करीब और समथिंग अराउंड दैट, तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं देता है क्योंकि हमने ऑलरेडी कह दिया लेस रिएक्टिव है। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई लोएस्ट एसिड को ऐड कर देते हो, वो भी ऐसा कि जो स्ट्रॉन्ग किस्म का हो, जो इसको एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल के अंदर टर्न कर सके कोई कॉम्प्लेक्सेशन करके, तो उस केस में हमें 80% तक बेंजीन मिल जाती है और ओवरऑल आपको एक्सोथर्मिक का नेगेटिव साइन, तो आपको 45 किलो जूल पर एनर्जी ओवरऑल एक्सोथर्मिक में मिलेगी। फाइन, ओके। नेक्स्ट, अगर हम लोग क्लोरीनेशन देखें तो वेल, क्लोरीनेशन के अंदर क्या हो रहा है? क्लोरीनेशन के अंदर कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है, सेम चीज़ें चल रही हैं। क्लोरीनेशन भी बिल्कुल वैसी ही होती है, ऑलमोस्ट जैसे ब्रोमिनेशन हो रही है, एक्सेप्ट ये कि ब्रोमिनेशन के अंदर जो फेमस किस्म का नॉन कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो आयरन ब्रोमाइड होता है। क्लोरीनेशन वाले केस के अंदर हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड को यूज़ कर देते हैं। इट इज़ द मोस्ट ऑफनली यूज़। ज़रूरी नहीं है अगेन कि हम इसी को यूज़ करें हमेशा, बट कुछ होते हैं सिग्नेचर बन जाते हैं, तो ये उसके लिए वैसा ही है। अब आपने इस प्रॉब्लम 17.2 जो लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटेलाइज रिएक्शन अगर हम बेंजीन का करवाना चाह रहे हो क्लोरीन के साथ, इस सेम रिएक्शन का मैकेनिज्म आपने प्रपोज करना है और यू कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम ब्रोमिनेशन। फाइन, आयोडीनेशन में क्या डिफरेंस है जी? आयोडीनेशन, आयोडीनेशन जब हम लोग करवाना चाह रहे होते हैं तो एक तो आपने आयोडीन लेना ना, इसके अलावा क्या लेना है? क्या आयोडीन इनफ होता है, रिएक्शन दे देता है? नहीं देता। फिर हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग कोई ना कोई एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करते हैं, और वो एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है? आयोडीन को टर्न करता है एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल के अंदर। और ऐसी कोई एग्जांपल, तो ऐसी एग्जांपल है निट्रिक एसिड। निट्रिक एसिड रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब है कि ये एज अ री एजेंट यूज़ हो रहा है, मीन्स एज अ ऑक्सीडेंट यूज़ हो रहा है, कैटलिस्ट नहीं यूज़ हो रहा। ये फ़र्क है आयोडीनेशन, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन में, कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए जो हम लोगों ने रिएजेंट्स यूज़ किए थे ताकि वो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर सके, वो रिएजेंट वहाँ कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे थे। फाइन, लेकिन जब हम लोग आयोडीन के अंदर एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो ये प्योरली एज अ रिएजेंट यूज़ हो रहा है, ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ नहीं हो रहा है। इस चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। बेंजीन एंड आपने आयोडीन दिया और इसने आपको क्या प्रोड्यूस करके दे दिया? निट्रिक एसिड की प्रेजेंस में आपने आयोडीन लिया और बेंजीन ली, तो यहाँ पे आपको प्रोड्यूस होकर मिल रहा है आयोडो बेंजीन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। तो प्रॉबली आयोडीनेशन कैसे हो रही है, जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं सिस्टम आपका आयोडीन ले रहे हैं, तो इसने कैसे एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाया है बाय दिस एसिड। ठीक है, ये एसिड इसको क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। जीरो की ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +1 में जा रही है, ऑक्सीडाइज हो गया ये, और सर्विस की रिडक्शन हो रही है, तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसमें।
तो अच्छा, इसके लिए सजेस्टिव रीडिंग देख लें कि जो आप लोगों ने ख़ुद करनी है। ये जेरी मार्च के अंदर पेज नंबर क्या है जिससे आप लोगों ने देखना है। आयोडी हेलोजिनेशन को शायद इसने एक्सप्लेन किया है, मैं नहीं जा रही हूँ डिटेल में, क्योंकि अगर हम इतनी इतनी डिटेल में जाते रहे तो मुझे लगता है हमारा कोर्स कभी ख़त्म नहीं होगा। तो दिस इज़ पेज नंबर 715। तो मेरे पास है ना, इस बुक का क्या पेज नंबर है, 698। ये आप लोगों ने ख़ुद एक दफ़ा स्टडी करना है जस्ट एज होम असाइनमेंट, ठीक है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस को